नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। पत्र में नितिन गडकरी ने शिकायत की है कि शिवसेना कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि राज्य में राजमार्ग के काम में बाधा डाल रहे हैं। इस पत्र में गडकरी ने उद्धव ठाकरे से सड़क के काम में आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेने को कहा है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के इस लेटर बम से हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर इस पत्र को लेकर जांच की बात कही है। आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम में बाधा डाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में राज्य के मौजूदा हालात पर रोष व्यक्त किया है। नितिन गडकरी ने, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में चल रहे कामकाज को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के जनप्रतिनिधि कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और ऐसे में मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने रोष व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। सीएम उद्धव ने गडकरी के पत्र का संज्ञान लेकर पुलिस महानिदेशक को जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्र को लेकर गडकरी पर निशाना साधा है। नागपुर के एक कार्यक्रम में नाना पटोले ने पत्र पर नितिन गडकरी की आलोचना की। नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी 25 साल तक साथ रहे। क्या गडकरी को नहीं पता था कि शिवसेना तब कैसे काम करती है? अब किसके कहने पर गडकरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? वहीं हाईवे के काम में भी काफी भ्रष्टाचार है, इसलिए पटोले ने यह भी मांग की है कि उनका श्वेत पत्र जारी किया जाए। इससे पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। उस समय गडकरी ने कभी शिवसेना की आलोचना या आरोप नहीं लगाया। वहीं पटोले ने कहा कि हाईवे का काम होना चाहिए। अगर कोई इस काम में बाधा डाल रहा है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले की शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। सोमैया के मुताबिक वाशिम जिले में शिवसेना सांसद ने 100 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट घोटाला किया है। शिवसेना का अब हाईवे कॉन्ट्रैक्ट घोटाला नितिन गडकरी के पत्र के कारण सामने आया है। वाशिम की शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके सहयोगी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसकी जनहित याचिका भी दाखिल हुई है। अगले शुक्रवार को 20 तारीख को मैं स्वयं ये घोटाले की अधिक जानकारी लेने के लिए वाशिम जाने वाला हूं। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल उचित समय के भीतर विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन पर निर्णय लेने के लिए बाधित थे। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 8 महीने पर्याप्त समय था और उम्मीद थी कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन राज्यपाल की ओर से इसमें देरी हुई है। तो महाराष्ट्र विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 12 सदस्यों के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पॉलिटिकल एजेंट क्या, किसी भी राज्य का गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली होती है। जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में होती है, दिल्ली के लोग राज्य में अपना पॉलिटिकल एजेंट की अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे ब्रिटिश काल में होता था, पॉलिटिकल एजेंट थे, गवर्नर है, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है संविधान की तरह काम करने की, देश और राज्य चलाने। और राज्यपाल ने अपने आप को राजनीतिक पैदा के तौर पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और महाराष्ट्र में
जो हमारे राज्यपाल महोदय है बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, उनके मन में कोई खोट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी है। अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मांग पूरी नहीं होने पर उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की धमकी दी है। मिलिंद नार्वेकर ने इसकी लिखित शिकायत मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले के पास की है। नार्वेकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुझे आशंका है कि शिवसेना के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। उन्होंने पुलिस शिकायत में संदिग्ध द्वारा भेजे गए डिमांड का भी जानकारी दी है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस शिकायत को लेकर जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने बयान जारी कर बताया कि उन्हें सचिव मिलिंद नार्वेकर से लिखी शिकायत मिली है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के कई अन्य नेताओं ने भी दावा किया था कि महाराष्ट्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करने की धमकी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन साइरस पूनावाला ने कहा कि 2 कोविड-19 वैक्सीन की डोज मिलाना बहुत गलत है और वैक्सीनेशन के प्रति इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कई वैक्सीन निर्माताओं के बीच एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल देश में पूर्ण टीकाकरण संभव नहीं है। डॉक्टर साइरस पूनावाला की ओर से यह टिप्पणी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के मिश्रण पर एक अध्ययन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। इस अध्ययन में 300 स्वास्थ्य व्यक्ति शामिल हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर द्वारा यह किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच 15 अगस्त से महाराष्ट्र में अनलॉक 3.0 शुरू हो रहा है। राज्य में अब तक 5 मरीजों की मौत हो गई है इस वायरस के चलते। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक मुंबई, 2 रत्नागिरी, एक बीड़ और एक रायगढ़ से हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मृतक 65 साल की उम्र के आसपास के थे। इनमें से 2 लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज भी लिए थे, जबकि 2 ने वैक्सीन की एक खुराक ली थी। राज्य में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 मामले सामने आए हैं। जलगांव जिला डेल्टा प्लस वेरिएंट के 13 मामलों के साथ प्रदेश की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद रत्नागिरी जिले में 12 मामले और मुंबई में 11 मामले हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 5,787 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,87,863 पर पहुंच गई है, जबकि 134 और मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 5,352 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 61,86,223 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पुणे क्षेत्र में संक्रमण के 584 नए मामले सामने आए और इसी क्षेत्र में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। मुंबई क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 733 नए मामले सामने आए हैं और 15 मरीजों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में रविवार से कोरोना वायरस अनलॉक की प्रक्रिया के नए चरण की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को काबू में करने के लिए नए नियम बनाए हैं और इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रवेश के नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में आने वाले हर यात्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 14 दिन का अंतर होना भी जरूरी है। साथ ही इसके सबूत के तौर पर अपने पास सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो उस स्थिति में RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इन नियमों का पालन न होने की स्थिति में महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का भी फैसला किया है। हालांकि इसके साथ यह शर्त भी होगा कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। में मुंबई विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल भेजकर दी गई है। ईमेल में कहा गया है कि बीकॉम का रिजल्ट
जल्दी जारी किया जाए, वरना मुंबई विश्वविद्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी से भरे ईमेल 10 से 12 अगस्त तक लगातार आते रहे। ईमेल में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। 10, 11 और 12 अगस्त को लगातार ईमेल आए हैं। 12 अगस्त को आई ईमेल में बीकॉम का रिजल्ट जल्दी जारी करने को कहा गया है और बम की तस्वीर भी भेजी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगातार 3 दिनों तक धमकी से भरे मेल आने के बाद इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है। साइबर पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी में आए धमकी से भरे मेल ने विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मध्य रेलवे ने अब अपने रेलवे ट्रैक को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। इसके तहत अब रेल पटरियों की निगरानी न सिर्फ आरपीएफ के जवान करेंगे, बल्कि इसकी निगरानी में ड्रोन का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए जहां एक तरफ रेल की पटरियों पर होने वाली आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक को पार कर अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोगों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं आरबीआई ने वित्तीय संकट में फंसे बैंकों पर सख्ती शुरू कर दी है ताकि ग्राहकों का पैसा डूबने से बचाया जा सके। और इसी के तहत रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। संकेत है कि ऐसे ही अन्य बैंकों के खिलाफ भी केंद्रीय बैंक जल्द ही कदम उठा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक परिचालन नहीं कर पाएगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की ओर से दिए गए ब्यौरे के अनुसार 95% जमाकर्ताओं को जमा, बीमा एवं ऋण गारंटी नियम के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी। ठाणे जिले के कल्याण में वाहन को रुकवाने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया है। हमले में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल कल्याण पश्चिम में शहाड़ ब्रिज के पास पुलिस ने सुबह से नाकाबंदी लगाई थी और बिना हेलमेट पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान युवक बाइक पर तेज रफ्तार से जा रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसकी गाड़ी को रुकवाया तो युवक भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया गया। हमले में घायल हुए पुलिसकर्मी का रुक्मणी बाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रियलिटी शो डांस दीवाने में इस हफ्ते टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आने वाली हैं। एक नए प्रोमो में दिखाया गया है कि शो में माधुरी दीक्षित और चानू दोनों काफी इमोशनल हो गए। अपने जीवन की कठिनाइयों को याद करते हुए चानू अपने आंसू नहीं रोक पाई और होस्ट भारती सिंह को आकर उन्हें संभालना पड़ा। इस दौरान मीराबाई ने कहा, मैं डांस दीवाने में आमंत्रित होने पर बहुत खुश हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस शो में आऊंगी और माधुरी दीक्षित से मिलूंगी। मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मुझे डांस करना भी पसंद है। डांस दीवाने टीम द्वारा यह एक अच्छा सरप्राइज था। तो पिछले काफी समय से ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म फाइटर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी साथ नजर आने वाली है और इसलिए दर्शकों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। दीपिका और ऋतिक ने फिल्म के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और अब इसकी शूटिंग से पहले ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज की जाएगी। इससे पहले इस फिल्म को 2022 में रिलीज किए जाने का प्लान था। तो बॉलीवुड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन कहे जाने वाले जॉनी लीवर आज पूरे 64 साल के हो चुके हैं। आज एक्टर करीब 350 से ज़्यादा फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की छाप छोड़ चुके हैं, जिनके लिए उन्हें 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिल चुका है। हालांकि ये कम ही लोग जानते हैं कि कॉमेडियन और एक्टर जॉनी का बचपन काफ़ी संघर्षों में बीता। 14 अगस्त 1957 में जॉनी लीवर उर्फ जॉनी प्रकाश का जन्म प्रकाशम आंध्र प्रदेश की एक क्रिश्चियन तमिल फैमिली में हुआ था।
जॉनी के 2 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें वो सबसे बड़े थे। एक्टर का बचपन गरीबी में गुजरा, जिसके चलते उन्हें 7वीं तक की ही पढ़ाई नसीब हो सकी। इसके बाद जॉनी ने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए सड़कों पर पेन बेचने का काम शुरू किया। पेन बेचते हुए जॉनी बड़े फिल्मी सितारों की नकल उतारा करते थे, जिससे लोग उनकी तरफ खूब आकर्षित होते थे। इस काम में उन्हें हर दिन 5 रुपये मिलते थे, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।